अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 1 पॉइंट का प्रश्न नंबर 3 और थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमको दे रखा है 12, 15 और 21 और इस क्वेश्चन में हमको ज्ञात करना है इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, तो हम सबसे पहले इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने से पहले इनके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं और 12 का अभाज्य गुणनखंड हमको मिलेगा, 2 का भाग देंगे पहले 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार और फिर 3 का भाग देंगे 1 बार। इसी तरह हम 15 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड हमको मिलेगा, सबसे पहले 3 का भाग देंगे 15 में 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे 5 में 1 बार और फिर 21 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 21 का अभाज्य गुणनखंड हमको मिलेगा, पहले 3 का भाग देंगे 21 में 7 बार और फिर 7 का भाग देंगे 7 में, तो हम जाएगा 1 बार। तो इस प्रकार हमें 12, 15 और 21 के तीनों के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। अब हम इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं 12, 15 और 21। तो सबसे पहले 12 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो है 2, 2, 3। तो 2 2 बार आ रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 की घात 2 और 3 एक ही बार है, तो मैं लिखूंगा 3 की घात 1। तो ये 12 के अभाज्य गुणनखंड हो गए, 2 की घात 2 और 3 की घात 1। इसी तरह 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3 और 5 एक एक बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की घात 1 इंटू 5 की घात 1। इसी तरह जो 21 के अभाज्य गुणनखंड है वो 3 और 7 एक एक बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 की घात 1 और गुणा 7 की घात 1। ठीक है, अब हमें इन तीनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंडों की छोटी घात। तो उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे कौन से हैं? 12, 15 और 21 में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? तो 12, 15 और 21 में उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड केवल 3 है। क्या है? 3। अब इसमें सबसे छोटी घात, तो इन तीनों 3 में जो घात है वो सब बराबर है, तो इसी को अपन छोटी घात मानेंगे। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 12, 15 और 21 का 3 की घात 1। 3 की घात 1 का मतलब 3 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमें 12, 15, 21 का एचसीएफ प्राप्त हो जाता है 3। क्या हो जाता है? 3। तो इनका एचसीएफ हो गया, हमारे पास आ गया 3। अब हमें ज्ञात करना है इन तीनों संख्याओं का एलसीएम। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है अभाज्य गुणनखंडों में शामिल सभी संख्याओं की अधिकतम घात। ठीक है, तो अब इनमें कौन कौन सी संख्या शामिल है अभाज्य गुणनखंडों में? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। अब इन सब की जो बड़ी घात हमको लेनी है, तो एलसीएम में सबसे पहले 2 में चलते हैं। 2 में 2 की घात 2 ही बड़ी है। 3 में चलेंगे तो 3 की घात 1 ही बड़ी है, इससे बड़ी कोई है नहीं। 5 वाले में 5 की घात 1 ही बड़ी है और 7 वाले में 7 की घात 1 ही बड़ी है। ठीक है, इनसे बड़ी कोई घात नहीं है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। एलसीएम 2 की घात 2 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 4, 3 की घात 1 3, 5 की घात 1 5, 7 की घात 1 7। अब हम क्या करेंगे? इनको गुणा करेंगे। 4 को 12 सॉरी 4 को 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 5 को 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 35। अब हमें क्या करना है? अब हमको 12 को 35 से गुणा करना है और जब 12 को 35 से हम गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 420। ठीक है, तो इस तरह से हमें 12, 15 और 21 इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ है वो हमको मिला 3 और इन तीनों संख्याओं का जो एलसीएम है हमको मिला वो हो गया 420। अब है थर्ड का सेकंड क्वेश्चन। इसमें दे रखा है 17, 23 और 29 और हमें 17, 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो 3 नंबर है, एक तो है 17, एक है 23, एक है 29। ध्यान से देखने पर हमको पता चलता है कि ये तीनों की तीनों संख्या है वो एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या के जो गुणनखंड होते हैं वो केवल 2 ही होते हैं। पहला वह संख्या स्वयं और दूसरा होता है 1। ठीक है, अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो इसका मतलब ये जो अभाज्य संख्या है
इनके गुणनखंड को हम लिख सकते हैं इस प्रकार। तो पहला दे रखा है 17, तो 17 के गुणनखंड को आप लिख सकते हैं 17 इंटू 1। ठीक है, क्योंकि जो 17 है वो केवल दो ही संख्या से विभाजित हो सकता है, केवल 17 से और 1 से। तो इसके गुणनखंड 17 और 1 ही होंगे। इसी प्रकार जो 23 भी अभाज्य गुणनखंड है, ये केवल 23 और 1 से विभाजित हो सकता है, तो इसके गुणनखंड हो गया 23 और 1। और 29 भी केवल 29 और 1 से विभाजित हो सकता है, तो इसलिए इसके गुणनखंड हो गए 29 और 1। अब हमको इनका ज्ञात करना है एचसीएफ। क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब होता है कॉमन फैक्टर। आप ध्यान से देखेंगे, इनके गुणनखंड में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है 1। तो 17, 23 और 29 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 1। इस प्रकार हमें इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ मिलेगा वो मिलेगा 1। ठीक है, अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। क्या निकालना है? अब हमको इनका निकालना है एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम इन तीनों प्रकार के गुणनखंडों का गुणनफल। ठीक है, यानी 17, 23 और 29 के जो गुणनखंड आए, इन गुणनखंडों का जो गुणनफल होगा वो ही इनका एलसीएम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 17 इंटू 23 इंटू 29। जब इनका गुणा करेंगे तो हमको इनका एलसीएम मिलेगा 11,339। इनका जो एलसीएम है वो आ गया हमारे पास 11,339। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। हमने पहले वाली क्लास में हमने पहले वाली क्लास में दो महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में चर्चा की थी। वो दो पॉइंट कौन से थे? फर्स्ट पॉइंट था अभाज्य संख्या। पहला पॉइंट था अभाज्य संख्या। हमने अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ा, हमने अभाज्य संख्या को समझा क्या होता है। दूसरा हमने पॉइंट पढ़ा भाज्य संख्या। हमने बहुत ही अच्छी तरह से अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के बारे में डिस्कस किया। इन दोनों संख्याओं के बारे में हमने समझा और इन दोनों संख्याओं में हमने डिफरेंस समझा। ठीक है, कि किस प्रकार ये दोनों संख्याएं एक दूसरे से अलग होती है। अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, तीसरा पॉइंट, वो इन दोनों से बिल्कुल अलग है। ठीक है, अब जो मैं पॉइंट बताने जा रहा हूँ, पॉइंट नंबर 3, उसका नाम है सह अभाज्य संख्या। क्या नाम है? सह अभाज्य संख्या। अब सह अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या नाम है? सह अभाज्य संख्या। इसको अच्छी तरह से ध्यान से हमको समझना है कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है। अब हम समझेंगे सह अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो हम समझते हैं अभाज्य संख्या के बारे में। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझना है, इसको ध्यान से समझना है अभाज्य संख्या के बारे में। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं का जिन संख्याओं का एक के अलावा एक के अलावा दूसरा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, उन संख्याओं का एचसीएफ केवल 1 होता है। क्या आता है? एचसीएफ 1। हम ऐसा कह सकते हैं, जिन संख्याओं का एचसीएफ केवल 1 होता है, जिन संख्याओं का एचसीएफ केवल
एक होता है उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो अगर हमसे कोई पूछे कि सह अभाज्य संख्या क्या होती है तो हम सीधा कह सकते हैं कि सह अभाज्य संख्या वो होती है जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक होता है और उनका एचसीएफ भी क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है। अब सह अभाज्य संख्या के युग्म में सह अभाज्य संख्या के युग्म में अभाज्य संख्या भी हो सकती है या उसके युग्म में भाज्य संख्या भी हो सकती है। यानी अभाज्य संख्याओं का जो युग्म होगा वो युग्म अभाज्य संख्याओं का भी हो सकता है, भाज्य संख्याओं का भी हो सकता है, या फिर एक अभाज्य और एक भाज्य संख्या का भी हो सकता है। जैसे जैसे कि हमने पहला एक युग्म लिया यहाँ पे 2 और 3। हमने ये एक युग्म लिया, ये एक जोड़ा लिया संख्याओं का। अब इस जोड़े में दोनों ही संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 भी अभाज्य है, 3 भी अभाज्य है। ठीक है। लेकिन इनका जो एचएफ होगा वो कितना होगा, 1 आएगा। ठीक है। तो ये दोनों संख्याओं का जो जोड़ा है 2 और 3, यह अभाज्य संख्या कहलाएगी। ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले पॉइंट में हमने दोनों संख्या अभाज्य संख्या ली। अब मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूँ जिसमें मैंने लिया एक 8 और एक 9। अब 8 और 9 ये दोनों संख्या ही भाज्य संख्या है। दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। अब इन दोनों भाज्य संख्याओं का जो युग्म है, इनका भी एचएफ कितना होगा, इनका भी एचएफ कितना होगा, एक ही होगा। ठीक है। अब मैं जो तीसरा नंबर लेने जा रहा हूँ उसमें मैं एक भाज्य और एक अभाज्य संख्या ले रहा हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया 4 और दूसरा ले लिया 5। तो 4 क्या है, भाज्य संख्या है, और 5 क्या है, अभाज्य संख्या। तो भी इनका एचएफ क्या होगा, एक ही होगा। क्यों? क्योंकि ये जो युग्म है तीनों के तीनों, क्योंकि ये जो तीनों के तीनों जो युग्म हैं ये सह अभाज्य संख्याओं के युग्म हैं। तो जब भी हमको ऐसी संख्याओं के युग्म मिल जाते हैं या हमारे सामने आ जाते हैं जिनका एचसीएफ केवल 1 होता है, ऐसी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 8, 9 और 25 दे रखा है और इनमें हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 8। 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमको मिलेगा 2, 4 बार जाएगा, फिर वापस 2 का भाग 2 बार जाएगा और फिर 2 का भाग 1 बार जाएगा। इसी तरह 9 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे हम, तो इसमें हमको मिलेगा 3, 3 बार, फिर 3, 1 बार। इसी तरह 25 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पे हमको मिलेगा 5, 5 बार, फिर 5, 1 बार। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 8, 9 और 25 इन तीनों संख्याओं के गुणनखंडों को यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 के गुणनखंड हो गए 2 की घात 3, 9 के गुणनखंड हो गए 3 की घात 2 और 25 के गुणनखंड हो गए 5 की घात 2। अब इन गुणनखंडों को ध्यान में देखने पर हमको पता चलता है कि इनके गुणनखंड में कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या मानेंगे कि इनका कॉमन गुणनखंड क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया। तो देखा जाए 8, 9, 25 ये भी क्या हो गई, एक सहअभाज्य संख्या हो गई और सहअभाज्य संख्या का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। तो इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो हो गया 1। यानी एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया, एचसीएफ हमारे पास आ गया इनका 1। अब हमें निकालना है इनका एलसीएम। क्या निकालना है अब हमें इनका निकालना है एलसीएम। अब हम निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, इन्हीं सहअभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे।
इनका जो गुणनफल होगा वही इनका एलसीएम होगा। तो गुणनफल यहाँ पे हो गया 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। तो एलसीएम हमारे पास आएगा 2 की घात 3 8 हो गया, 3 की घात 2 9 हो गया, 5 की घात 2 25 हो गया। हमें क्या करना है, 8 9 और 25 को जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1800 यानी 1800। और हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 1800। इस प्रकार हमें एचएफ मिलेगा 1 और एलसीएम मिलेगा 1800। प्रश्न नंबर 4 में हमें दे रखा है, दो संख्याएं दे रखी है, एक दे रखा है 306 और एक दे रखा है 657। और इन दोनों संख्याओं का हमको एचएफ दे रखा है 9। ठीक है, तो हमको जो जो गिवन नंबर है, जो जो दे रखा है, पहले हम उसको नोट डाउन कर लेंगे। तो हमको दे रखा है प्रथम संख्या, यानी फर्स्ट नंबर हमको दे रखा है प्रथम संख्या, हमें दे रखा है 306। और जो दूसरी संख्या जो हमको दे रखी है, हमें दूसरी संख्या दे रखी है, वो है यहाँ पे 657। और इन दोनों संख्याओं का जो हमें एचसीएफ दे रखा है, एचएफ हमें दे रखा है 9। और हमें इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो हमारे पास नहीं है, और हमें ये ज्ञात करना है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इसमें टोटल 4 वैल्यू है, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, एचसीएफ और एलसीएम। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में करेंगे एच एफ इंटू एलसीएम। ये हमने पॉइंट पढ़ा भी था पहले वाले पार्ट में, कि जब भी दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे, जो भी दोनों संख्याओं का जब हम गुणनफल करेंगे तो उसका जो गुणनफल होगा वो एच एफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें जो दो संख्या दे रखी है वो है 306, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 306 गुणा 657 बराबर करेंगे एच एफ। एच एफ हमको दे रखा है 9, एलसीएम हमारे पास नहीं है, तो एलसीएम को हम यहाँ पे एलसीएम ऐसे ही रखें। अब हमको एलसीएम फाइंड करना है, तो ये जो 9 है एलसीएम के साथ गुणे में ये चला जाएगा बट्टे में। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 306 गुणा 657, 9 आ जाएगा बट्टे में। ठीक है, अब 9 को कट करेंगे, 9 का भाग 657 में देंगे तो ये जाएगा 9 सत्ते 63, और ये हो गया 9 तिया 27। ठीक है, यानी जब 9 का भाग देंगे 657 में तो ये जाएगा 73 बार। अब हमको फाइंड करना है एलसीएम, तो अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है 306 को 73 से गुणा। और जब 306 को 73 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 22,338। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, 22,338। तो ये हो गया हमारा 306 और 657 का एलसीएम। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको दे रखा है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, मतलब यहाँ पे हमको एक n दे रखा है, n एक प्राकृत संख्या है। यहाँ पे n क्या है, एक प्राकृत संख्या है।
यानी प्राकृत संख्या कुछ भी हो सकती है। प्राकृत संख्या कुछ भी हो सकती है। प्राकृत संख्या क्या होती है? एक, दो, तीन, डॉट 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 अनंत। कुछ भी हो सकता है इनमें से प्राकृत संख्या। एन एक प्राकृत संख्या है। अब क्या करना है हमको? संख्या 6 की घात एन अंक 0 पर समाप्त होती है। बच्चों, सेम ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल में किया था। ठीक है, सेम क्वेश्चन क्या था एज इट इज। तो एन एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या एक, दो, तीन कुछ भी हो सकती है, एक से लेकर अनंत तक। हमको ये बताना है कि संख्या एन 6 की घात अगर एन है तो 6 की घात एन का जो अंक है वो 0 पर समाप्त होगा। यानी ये जो संख्या है 0 पर समाप्त होती है। तो हम इसको कैसे करेंगे देखिए। तो हमको दे रखा है 6 की घात एन। अब प्रश्न 0 पर समाप्त हो रहा है तो एन का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि एन यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है। अपन को तो मेन मतलब है यहाँ से 6 से। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की घात है। बच्चों ध्यान से समझना, किसी भी संख्या का अंक 0 पर समाप्त हो उसके लिए जरूरी है उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का होना। किसका होना? 2 और 5 का होना। तो यहाँ पे देखिए 6 के गुणनखंड में 2 और 3 है, यानी 2 तो है लेकिन 6 के गुणनखंड में 5 नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्योंकि किसी भी संख्या की घात n होने पर उसके अंक 0 पर समाप्त हो उसके लिए जरूरी है कि उस संख्या के गुणनखंड में 2 व 5 2 व 5 हो। लेकिन लेकिन 6 के गुणनखंड में लेकिन 6 के गुणनखंड में 2 तो है पर 5 नहीं है। यानी 6 के गुणनखंड में 2 तो है पर क्या नहीं आ रहा है? 5 नहीं है। इसलिए इसलिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। किसी भी संख्या के अंक 0 पर समाप्त हो उसके लिए ज़रूरी है उस संख्या के गुणनखंड में 2 और 5 का होना। अगर 2 और 5 में से अगर एक भी अंक अगर मिसिंग है गुणनखंड में तो वो संख्या का अंक कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें व्याख्या करनी है। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 15 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं। यहाँ पे हमें दो संख्याएं दे रखी है। एक तो दे रखी है यहाँ पे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और दूसरी दे रखी है ये संख्या। हमको ये बताना है कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्याएं है, और भाज्य संख्याएं है तो ये क्यों है, तो एक्सप्लेन करना है। तो पहले अपन इस आगे वाले नंबर को सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे दे रखा है ये 7
इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इस नंबर को सॉल्व करेंगे, या तो फिर तीनों को गुणा कर दो, फिर 13 को ऐड कर दो। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पहले 13 को कॉमन ले रहा हूँ, इधर भी 13 आ रहा है, इधर भी 13 है, तो मैं पहले यहाँ पे 13 को कॉमन ले लेता हूँ। पीछे बचेगा 7 इंटू 11, 7 इंटू 11 प्लस 13 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे रहा 1। वापस आ गया यहाँ पे 13, 7 को 11 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 77 प्लस 1। जब 77 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 78, और 78 को जब 13 से गुणा करेंगे, 78 को जब 13 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 1014। ठीक है, अब हमको 1014 के फैक्टर निकालने हैं, इसके गुणनखंड निकालने हैं। क्या करना है हमको, 1014 के गुणनखंड करने हैं। तो जब हम 1014 के जब गुणनखंड करेंगे तो क्या आने वाला है, तो ट्राई करते हैं अपन, यहाँ पे गुणनखंड निकालते हैं यहाँ पे 1014 के। तो हमने यहाँ पे 1014 के गुणनखंड निकाले। अब गुणनखंड में क्या क्या आएगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले इसमें हम देंगे 2 का भाग, कितनी बार जाएगा, 507 बार। अब हम देंगे इसमें 3 का भाग, कितनी बार, 169। अब इसमें हम देंगे 13 का भाग, 13 बार, और फिर देंगे 13 का भाग 1 बार। तो हमें 1014 के जो गुणनखंड मिलेंगे वो मिलेगा 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। यानी 1014 के जो गुणनखंड है वो 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, यहाँ पे मैं गुणा 1 भी लिख सकता हूँ, क्योंकि 1 भी इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, 1014 किन किन संख्याओं से विभाजित हो रहा है। 1014 2 से भी विभाजित हो रहा है। ठीक है, 1014 3 से भी विभाजित हो रहा है, 13 से भी विभाजित होगा। ठीक है, और 1 से भी विभाजित होगा। साथ ही में 1014 है वो स्वयं अपने ही नंबर 1014 से भी विभाजित होगा। मतलब ये जो 1014 है वो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित हो रहा है। 1014 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो इसका मतलब 1014 क्या हो गया, एक भाज्य संख्या। ठीक है, यानी भाज्य संख्या की क्या कंडीशन होती है, वो संख्या जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित होती है वो संख्या ही भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे क्योंकि 1014 2 से अधिक, 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है। इसलिए इसलिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एक क्या होगी, भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, इसी तरह हमको सेकंड पॉइंट करना है ये वाला। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हमें यहाँ पे दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 6 5 4 3 2 और 1, इन सबको आपस में गुणा कर लेते हैं। जब इन सबको जब आपस में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 5040। क्या मिलेगा, 5040, और उसमें अपन को 5 करना है ऐड। जब इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5045। ठीक है, अब 5045 के हमको गुणनखंड निकालना है, तो जब 5045 के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो हमें मिलेगा 5045 बराबर क्या मिलेगा, 5045 के गुणनखंड क्या क्या होंगे,
5045 के गुणनखंड होंगे 5 × 1,009। ठीक है। अब 5045 के जब टुकड़े करेंगे तो हमको मिलेगा 5 × 1,009। अब ये दो तो इसके गुणनखंड है ही, लेकिन साथ में एक भी तो इसका गुणनखंड होगा होगा यानी 5045 में 5 का भी भाग जाएगा, इसमें 1,009 का भी भाग जाएगा, इसमें एक का भी भाग जाएगा। ठीक है, यानी 5045 में इन तीनों संख्याओं का भाग जाएगा। इसी के साथ में 5045 में स्वयं 5045 खुद का भी भाग जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो 5045 है ये भी दो से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित होता है। क्या होता है? दो से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि 5045 दो से अधिक संख्याओं से विभाजित होता है। इसलिए इसलिए 7 × 5 × 4 × 3 × 2 1 + 5 क्या होगा? एक भाज्य संख्या है। यानी हमको पता चल गया कि ये जो दोनों संख्या है ये भाज्य संख्या है। क्यों है? क्योंकि इन दोनों संख्याओं में दो से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। ठीक है, अब है हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमें दे रखा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब हमको एक खेल का मैदान दे रखा है और उस खेल के मैदान में एक वर्ताकार पथ है। ये वर्ताकार पथ हमने बना दिया। ठीक है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में, ये एक मैदान है, इसका एक चक्कर लगाना है। हम मान लेते हैं इसका जब चक्कर लगाएंगे तो इसकी शुरुआत करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, इसकी शुरुआत हम इस पॉइंट से करेंगे चक्कर लगाने की। अब इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मतलब हमको इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, हमको इस पॉइंट से चक्कर लगाना स्टार्ट करना है, इस वाला पॉइंट से। इस पॉइंट से जब सोनिया यहाँ से दौड़ना शुरू करेगी, ठीक है, तब सोनिया को कितने मिनट लगेंगे? 18 मिनट। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय। अब सोनिया को मैदान का जब एक चक्कर लगाएगी तो टोटल समय कितना लगेगा? 18 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो सोनिया यहाँ से मैदान का चक्कर लगाना शुरू करेगी, तब उसको 18 मिनट लगेंगे। क्या लिखा है आगे? जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब सोनिया के साथ साथ रवि भी इस मैदान का एक चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं रवि को मैदान का एक चक्कर लगाने में लगा समय। और रवि को जो समय लगता है वो लगता है 12 मिनट। सोनिया को एक चक्कर लगाने पे 18 मिनट लगते हैं, रवि को एक चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। क्योंकि सोनिया की जो स्पीड है वो स्लो है और रवि की जो स्पीड है वो ज़्यादा है, इसलिए वो कम समय में एक चक्कर लगा पा रहा है।
मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब अगर इस पॉइंट से दोनों दौड़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, सोनिया भी इसी दिशा में दौड़ रही है, रवि भी इसी दिशा में दौड़ रहा है। दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है और दोनों एक साथ एक ही समय दौड़ना, चक्कर लगाना शुरू करते हैं। ठीक है? तो रवि को जो समय लगेगा वो लगेगा 12 मिनट और सोनिया को जो समय लगेगा वो लगेगा 18 मिनट। ठीक है? सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, रवि को 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि कितना समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी कितने समय बाद यहाँ से दौड़ना शुरू करेंगे तो वापस जब इस पॉइंट पे दोनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, मतलब जब सोनिया दौड़ना प्रारंभ करेगी, जब सोनिया यहाँ से दौड़ना प्रारंभ करेगी, क्योंकि सोनिया को चक्कर लगाने पे 18 मिनट लगते हैं, तो सोनिया लगभग जब यहाँ तक पहुँचेगी अब, ठीक है, जब सोनिया लगभग यहाँ तक पहुँचेगी तब तक रवि अपना एक चक्कर पूरा कर चुका होगा, है ना? और रवि को लगते हैं 12 मिनट। जब सोनिया वापस यहाँ पे घूमकर यहाँ पर पहुँचेगी तो रवि वापस घूमकर वापस यहाँ पे पहुँच चुका होगा। ठीक है? तो इसका मतलब इसमें जो समय लगने वाला है, इसमें जो समय लगने वाला है वो 18 मिनट से कम समय तो नहीं लगेगा। यानी अब जो समय लगेगा इस इन चक्कर में दोनों के, तो वो समय कितना लगेगा? 18 मिनट से ज़्यादा ही लगने वाला है। ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में हमको इस क्वेश्चन में एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे? वैसे ही करेंगे अभाज्य गुणनखंड की विधि से। तो हम यहाँ पे निकालेंगे एलसीएम। तो पहले अपन क्या करेंगे? 12 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखो, हम इनका एलसीएम एक साथ भी निकाल सकते हैं, ठीक है, 12 और 18 का एलसीएम, लेकिन हम यहाँ पे एक साथ नहीं निकालेंगे, यहाँ पे अलग-अलग निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे केवल एक ही मेथड दिया हुआ है एलसीएम निकालने का। ठीक है? तो यहाँ पे 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 का भाग देंगे 6 बार, फिर 2 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 का भाग देंगे इसमें 1 बार। इसी तरह अपन 18 का भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 का 9 बार, फिर 3 का 3 बार, फिर 3 का 1 बार। ठीक है? तो हमको यहाँ पे मिल गए 12 और 18 के फैक्टर। 12 का फैक्टर मिला 2 की घात 2 और 3 की घात 1 और 18 के फैक्टर मिले हमको 2 की घात 1 और 3 की घात 2। हमको क्या निकालना है? यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? बड़ी घात। तो 2 की घात 1 और 2 की घात 2 में से बड़ा है 2 की घात 2 और यहाँ पे बड़ी घात हो गई 3 की घात 2 की। 2 की घात 2 हो गया 4, 3 की घात 2 हो गया 9 और 4 इंटू 9 हो गया 36। अब यहाँ पे कैलकुलेशन मिनट में हो रही है तो यहाँ पे अपन लिखेंगे मिनट। मतलब क्या हो गया? मतलब ये हो गया जब रवि और सोनिया एक ही बिंदु से एक ही समय पर एक ही दिशा में दौड़ना प्रारंभ करेंगे तो वापस वो इसी पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर जहाँ से दौड़ना प्रारंभ करते हैं उसी पॉइंट पर वापस 36 मिनट के बाद एक साथ मिलेंगे। कितने मिनट के बाद? 36 मिनट के बाद। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, आज की क्लास बस इतनी ही और यहाँ पे प्रश्नावली 1.1 का समापन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्रश्नावली 1.2 कर लेकर। ठीक है? तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। ठीक है? ओके, थैंक यू। जय हिंद।